नमस्कार, मैं हूं निशांत कुमार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात। साल 2020 जाने वाला है और नया साल आने वाला है। 2020 की अगर बात करें तो इसे कोरोना के लिए याद किया जाएगा, जब पूरे विश्व की रफ्तार एक अदृश्य कोरोना वायरस ने रोक कर रख दी थी। पूरा विश्व अपने घरों में सिमट कर रह गया था। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। 3 फेज में भारत में लॉकडाउन लगाया गया। सभी लोग अपने अपने घरों में सिमट गए। इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ था। भारत में इससे तमाम तरह की समस्याएं आई, आर्थिक मोर्चे पर आई, सामाजिक मोर्चे पर आई। वहीं कुछ सुधार के अवसर भी हमें मिले, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा था, आपदा को अवसर में बदलने का इससे शायद बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। खैर, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संकेत शेखर। संकेत जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वहीं आप दिल्ली के एफएमएस से पीएचडी कर रहे हैं। आपका विषय है इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मार्केटिंग। संकेत जी, साल 2020 का आपका अनुभव कैसा रहा और भारत के लिए ये साल आप किस तरह से देखते हैं आर्थिक मोर्चे पर? जी, मेरा अनुभव कुछ अलग नहीं रहा। जो अनुभव पूरे भारत ने किया वही अनुभव मेरा ही रहा कि इस कोविड-19 का जो ये समय है, ये जो साल रहा है 2020 का, इसको कोई भी व्यक्ति सुनहरे वर्ष के रूप में, यादों के रूप में, इसको सुनहरे यादों के रूप में तो याद नहीं करेगा, बल्कि ये इस साल को विशेष रूप से लोग ऐतिहासिक रूप से इसको देखेंगे, जहां पे कोविड-19 ने पूरा एक ठहराव जो है लगभग 8-9 महीने के लिए जो है पूर्ण रूप से एक ठहराव जो है जीवन के अंदर, यातायात के अंदर और हर जगह जो है वो ठहराव जो है वो स्थापित करके रख दिया। कोविड-19 ने हमको समझाया कि किस तरीके से प्रकृति, परिवार, स्वास्थ्य, ये जो है एक महत्वपूर्ण एक विषय है जिसपे हमको अब सोचने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से ये जो अनुभव रहा बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत ही कठिनाई भरा था, और पूरे भारत ने इसको जिस तरीके से देखा है, मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक ये 2020 का जो वर्ष है वो याद रहेगा और इसको भूल पाना बहुत इजी नहीं है। जब 2020 का आगमन हो रहा था, शुरुआत हो रही थी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मंदी की ओर इशारा कर रही थी। जिस तरह से 2019-20 के अंतिम तिमाही के क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट आए थे, उसमें जीडीपी 4.1 थी। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के सिकुड़ाव की बात वहाँ पर कही जा रही थी। विशेषज्ञ मंदी की ओर इशारा कर रहे थे। बाकी जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाया गया, उसके कारण जो मंदी का दौर रहा है वो काफ़ी व्यापक रहा है, काफ़ी गहरा रहा है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव देखते हैं? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि प्री कोरोना पीरियड से ही आप देखेंगे कि चाहे वो ब्रेक्सिट का मामला हो, चाहे ऑयल कंपनी के बीच में टसल का मामला हो, यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसमें पूरा विश्व जो है एक वैश्विक मंदी की तरफ जा रहा था और भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी का। तो स्थिति वहां भी उतनी अच्छी नहीं थी, इतनी एनकरेजिंग नहीं थी। हालांकि कोविड-19 ने इकोनॉमी को और नीचे ढकेल दिया और हम कह सकते हैं कि जो Q2 का रिजल्ट था और Q3 का आप रिजल्ट देखेंगे कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन Q2 वाला जो रिजल्ट था उसमें हमने देखा कि करीबन -23% जो है हमारी इकोनॉमी चली गई, जहां पे बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए, रिसेशन हुआ, बहुत तरीके के जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो फेल नजर आती दिखी। लेकिन Q2 में आप देखेंगे कि कुछ पैरामीटर्स जो है गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी, कुछ रिफॉर्म के बाद हमने देखा कि रिवाइवल की ओर हम जो है वो जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाला जो और समय है Q3 के रिजल्ट को और हम ऑप्टिमिस्टिक तरीके से हम कह सकते हैं कि और भी बेहतर होने वाला है और 2021 जो है वो और भी बेहतर होने की उम्मीद है। लॉकडाउन का जो सरकार ने फैसला लिया था 22 मार्च को, 3 चरणों में हमारे यहाँ लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के फैसले पर तमाम तरह के विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। आप सरकार के फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आप डेटा सेंटर की बात करेंगे, बहुत सारे डेटाज को देखेंगे, तो अगर आप शुरुआती दौर में अगर आप लॉकडाउन की बात करेंगे, उसका बहुत ही ज्यादा फायदा जो है वो देश को पहुंचा, क्योंकि लॉकडाउन लगाने के साथ साथ
सरकार अपनी जो व्यवस्था थी, जो मैनेजमेंट थी, उसको भी तंदुरुस्त कर रही थी। और ये जो मैनेजमेंट है, चाहे वो वेंटिलेटर को लेकर के है, चाहे वो पीपीई किट को लेकर के था, ये एक सामान्य जनजीवन और ये जो यातायात है उसमें संभव नहीं हो पाता। मैं मानता हूं कि जब लॉकडाउन हटाना था तो लॉकडाउन लगाया, कि बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं। उस लॉकडाउन को इस रूप में भी समझना चाहिए कि जो सरकार की तैयारियां थी, उसकी जो विवेचना थी, सरकार उसको करने के लिए भी लॉकडाउन लगाया कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। ये जो 2-3 महीने का जो लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन था, आप देखेंगे उसमें सरकार ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, राज्य सरकारों के साथ संवाद स्थापित किया, और ऑब्वियसली जो लोग, अगर लोगों का कंसंट्रेशन कम होगा तो उससे ऑब्वियसली जो है कोरोना का जो संक्रमण है वो कम हुआ। और तमाम तरीके के जो रिपोर्ट है वो जो सजेस्ट करते हैं कि उस दौरान लॉकडाउन को लगाना बहुत ही सबसे बड़ी जरूरत भारत देश की थी, और मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। एक सर, आपसे इसी से संबंधित मेरा एक प्रश्न है। आपने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आपदा को अवसर में ये सरकार ने बदला, और इसके तहत राज्यों से संवाद कायम हुआ और तमाम तरह के जो बुनियादी सुधार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, उसमें काम हुआ। क्या ये पहले नहीं हो रहा था? ये कोरोना आया और इसके बाद ही सरकार ने इसकी ओर पहल की? देखिए, अगर हम ये कहें कि किसी भी पॉलिटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई काम नहीं हो रहा है, ये कहना गलत होगा। काम हमेशा से होता आ रहा है, लेकिन कोरोना ने हमको ये दिखाया, हमको ये आईना दिखाया कि किस किस सेक्टर को प्रायोरिटी बेसिस पे लेना होगा। जैसे हेल्थ सेक्टर को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, प्रायोरिटी में लेती थी, लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में, मतलब इसको वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप में लेना सरकार ने समझा कि अब वी कैन नॉट इग्नोर द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और सबसे महत्वपूर्ण इस बार लॉकडाउन में ये देखा गया, जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उनको कभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स से वंचित रखा जाता था। कई सालों से उनको, जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोग थे, उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो, उनसे वंचित रखा जाता था। तो तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं पहले भी सरकार करती थी, लेकिन अब सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का समावेशन के साथ ये और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान हजारों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं, इवन लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। इससे उबरने में कितना समय लगेगा, या मैं सीधे कहूं कि पुरानी स्थिति बहाल होने में कितना समय लगेगा, और सरकार इस ओर क्या प्रयास कर रही है? देखिए, मार्केट हो, चाहे वो रिटेल मार्केट हो, चाहे होलसेल मार्केट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज इंडस्ट्री हो, और मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर को छोड़ करके तमाम तरीके की जो सेक्टर्स थे वो खुलने स्टार्ट हो गए हैं। Q2 के आप रिजल्ट्स देखें, उसके बाद Q3 के रिजल्ट्स देखें, तो आपको ये दिखने को मिल जाएगा कि -22 से हम लोग -9 पे पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो इंडिकेटर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके बाद सर्विस इंडिकेटर्स हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत एनकरेजिंग है। और ये लगता है कि आने वाला जो Q3 का रिजल्ट है और जो फर्स्ट क्वार्टर होगा, उसमें हम बहुत ही बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि प्री कोरोना पीरियड की जो इकोनॉमी की स्थिति थी, वहां तक पहुंचने में अब मुझे लगता है कि मई जून तक का समय लग जाएगा। सरकार के विशेषज्ञ जो हैं वो ये बता रहे हैं, अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि वी शेप में हमारी रिकवरी होगी। वी शेप का यहाँ मतलब समझिए कि पहले जो हम अपर लाइन पे थे वो पहले डिक्लाइन हुआ, वो -23.9% गया, और फिर वो अभी असेंडिंग वे में जा रहा है। तो वी शेप रिकवरी जो अभी तमाम तरह के विशेषज्ञ बता रहे हैं, क्योंकि आप भी आर्थिक जानकार हैं, आपको क्या लगता है कि वो वी शेप रिकवरी में अभी कितना समय लगेगा, और ये कहना अभी जल्दबाजी होगी या सही है? देखिए, निश्चित एक हम कह सकते हैं कि वी शेप रिकवरी जल्द ही भारत में होने वाला है। लेकिन अगले साल अगर हम ये कहें कि 7% 8% ग्रोथ देखने को मिलेगा, ये असंभव है। लेकिन जल्द ही मुझे लगता है मई जून तक हम
वी सेप तक पहुंच पाएंगे और जैन फेब में जिस तरीके की इकोनॉमी भारत देश की थी वहां तक हम इजीली पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो हमें सजेस्ट कर रही हैं कि इकोनॉमी का जो रिवाइवल है वो शुरू हो गया है। टियर 1 टियर 2 सिटीज में जो है वो डिमांड बढ़ना शुरू हो गया और ये जाहिर सी बात है कि जो डिमांड होता है वो बहुत बड़ा एक ड्राइविंग फैक्टर होता है इकोनॉमी का। तो ये सारे पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि मई जून तक हम प्री कोरोना पीरियड की जैसी हमारी इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी हम प्राप्त कर लेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान और कोरोना के कारण भारत सरकार ने 29.87 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ये कितना कारगर साबित होगा कोरोना से अर्थव्यवस्था को उबारने में? देखिए, अगर आप नीति की बात करें, बदलाव की बात करें, तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। इससे पहले हमारी मंशा क्या होती थी कि जो भी होगा वो एफडीआई से ही होगा, एफआईआई से ही होगा। पहली बार भारतीय उद्यमी को, भारतीय गांव को, भारतीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास भारत सरकार ने किया है और मेरा मानना है कि इस पॉलिसी का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा पॉलिसी है, लेकिन इसका क्रियान्वयन सही से हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ही कारगर साबित होगा। इससे पहले आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पे कभी जोर नहीं दिया जाता, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, चाहे एमएसएमई के डेफिनेशन को चेंज करना हो, चाहे आप विभिन्न तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट आत्मनिर्भर पैकेजेस 1, 2, 3 में दिए गए हैं, उसमें आप देखेंगे चाहे वो लोकल इकोनॉमी हो, चाहे वो गांव की इकोनॉमी हो, चाहे वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की गई हो, इन तमाम तरीके के जो सुधार हैं, अगर ये सही से ग्राउंड पे हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही इकोनॉमिक रिकवरी हमारा हो जाएगा। और आप देखेंगे कि पहली बार शहरों से लेकर के डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो गांव और छोटे शहरों में शिफ्ट किया गया है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस पैकेजेस का अगर क्रियान्वयन सही से हो जाए तो हम इक्विटेबल और रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड वेल्थ की तरफ जा सकते हैं। देखिए, मंदी और इस तरह की विषम परिस्थितियों में सरकारें अक्सर बुनियादी सुधारों से बचती हैं। वहीं पर मेरा आपसे इसी से एक सवाल है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है तो ऐसे में आर्थिक सुधार की जगह बुनियादी सुधार कितना प्रभावी होगा और कितना इसका दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेगा? देखिए, आर्थिक सुधार हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट जहां पे खराब होती है हम फिस्कल इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, जहां पे इन्फ्लेशन आती है वहां पे हम सीआरआर एसआरआर कर देते हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि 130-40 करोड़ की हमारे पास जनसंख्या है, 65% हमारी यंग पॉपुलेशन है। हर प्रति महीने जो है हम 1 मिलियन वर्कफोर्स ऐड कर रहे हैं, मतलब हर महीने जो है 1 मिलियन पीपल आर रेडी टू वर्क, आर विलिंग टू वर्क। तो ऐसे में अगर आप आर्थिक सुधार करेंगे तो वो 6 महीने साल भर के लिए होगा। आप Q2 से Q3, Q3 से Q4 और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के Q1 के रिजल्ट को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर बुनियादी सुधार करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो युवाओं की आकांक्षाएं हैं उसको आप पूर्ण कर सकते हैं। मैंने बार बार इस चीज को कहा है और मैं बहुत प्रमुखता से कहता हूं कि हमारे देश में ऐसी कंपनी की जरूरत नहीं है कि 5,000 करोड़ की 5 कंपनी के बजाय आप 5,001 करोड़ की कंपनियां लाएं और वो हर जगह स्कैटर्ड हो। इससे क्या होगा, रैशनैलिटी आएगी और ये तभी संभव होगा जब बुनियादी सुधार किए जाएंगे, जब हमारी टैक्स प्रणाली अच्छी होगी, जब जो सरकार के द्वारा जो है फाइनेंशियल सहायता जो है कंपनीज को किया जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी सुधार बहुत जरूरी है। लंबे समय के लिए आर्थिक सुधार से ज्यादा बुनियादी सुधार जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, मेरा इसी से था कि अगर अभी कोई भी मरीज है, कोई भी पेशेंट है, वो अस्पताल गया तो उसको दवाई की जरूरत है, ना कि फिर से आप अस्पताल की बुनियाद खड़ी करें, नींव बनाएं, फिर उस मरीज को उसमें एडमिट करें। तब तक कहीं आपको नहीं लगता है कि देर हो जाएगी? इससे पहले है कि उसको प्राइमरी स्तर पर जो भी चिकित्सीय सुविधाएं दी जा सकती थी वो दी जाए, बनिस्पत इसके कि आप बुनियादी सुधार करें। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपका सवाल ये है कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको किस तरीके से उनके हाउस होल्ड इनकम को बढ़ाया जाए, कैसे? यही सवाल। मैं आपको बताना चाहूंगा
कि चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे वो वन राशन एट एवरी प्लेस, मतलब आप जहां भी जाए वो राशन जो है, वो राशन कार्ड जो है वो वैलिड होगा, और तमाम तरीके के जो सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिसके कारण कोविड में उनको दिक्कत आई, और वो हेल्थ फैसिलिटी हो चाहे कोई भी फैसिलिटी हो, वनरेबल जो लोग थे उनको तो दिया ही गया। लेकिन ये जो आत्मनिर्भर पैकेजेस हैं या फिर जो भी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के द्वारा की गई, ये उससे बढ़कर के है। आप चाहे राशन का आवंटन हो, चाहे वो गैस का आवंटन हो, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, वो तो वनरेबल लोगों तक पहुंच ही पा रहा है। लेकिन जो ये पैकेज है या जो ये रिफॉर्म है, ये इससे कई ज्यादा बेहतर है, और यहाँ पे लोगों को, आम नहीं लोगों को खास बनाने की बात कही जा रही है। जी, पीएम मोदी ने लोकल फॉर वोकल की बात करी है और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। कोरोना के इस दौर में आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल की बात को धरातल पर उतारने में अभी क्या करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं, और सरकार को इसके लिए क्या कुछ करना होगा? देखिए, जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट का दो इक्वेशन होता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो दोनों तरफ से अभी बहुत दिक्कत है वोकल फॉर लोकल में। सबसे पहले तो डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा कि व्हाई चाइनीज गुड इज नॉट बेटर देन गुड विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड क्यूरेटेड इन विलेज ऑफ गुजरात। वो कैसे हमको करना है, वो एक मार्केटिंग प्रैक्टिसेस से, ब्रांडिंग से हमको करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जब हम एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो है इंडिया में डेवलप करेंगे, तो उसके लिए तभी जाकर के सप्लाई हम क्रिएट कर पाएंगे। तो वोकल फॉर लोकल हो चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, अगर इसको इंप्लीमेंट करना है तो डिमांड और सप्लाई दोनों के क्षेत्र में हमको बहुत ही अच्छी पॉलिसी लानी पड़ेगी, जिस पे सरकार काम कर रही है, और उसको ग्राउंड लेवल पे उतारना पड़ेगा। इस बात पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर कोई ये कहता है कि आत्मनिर्भर भारत इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये एक दवाई के रूप में नहीं है या फिर ये सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल ही एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। आज तक आप बताइए कि हम एफडीआई, एफआईआई, ग्लोबलाइजेशन को ही भारत के डेवलपमेंट का हम मूल मंत्र मानते थे, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जब कंपनीज आती है तो सिर्फ वो स्किल्ड लोगों को ही जॉब दे पाती है, जो एजुकेटेड है उन लोगों को ही जॉब दे पाती है। लेकिन जब आप देखेंगे कि एजुकेशन की हालात हमारे देश में इतनी अच्छी नहीं है, तो इतने टैलेंटेड वर्कफोर्स हमारे यहाँ से नहीं निकल पाते हैं, तो उन लोगों को एकोमोडेट कौन कर पाएगा? और अंततः तो हाउसहोल्ड इनकम मैटर करता है, डिमांड मैटर करता है इकोनॉमी के लिए। तो इसीलिए आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल बहुत जरूरत है, क्योंकि हर कस्बे में, हर जिले में कुछ छोटा मोटा जो है उद्योग जो है जरूर लगना चाहिए, और इससे डिमांड भी बढ़ेगा और सप्लाई भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने संबोधनों में आपदा को अवसर बनाने की बात कहते रहे हैं। जिस तरह से चीन में बहुत सारे वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं वो वहाँ से बाहर निकलकर भारत में निवेश करने को इच्छुक हैं, ऐसा सरकारें कह रही है। सरकार इस और क्या प्रयास किया है कि हम भविष्य में देखें कि बहुत सारी कंपनियाँ हमारे यहाँ पर अपना प्लांट लगाएंगी, और स्वाभाविक है कि इससे रोजगार सृजन होगा। तो इसको लेकर सरकार कितना आगे बढ़ी है और इस दिशा में क्या प्रयास हुआ? देखिए, सरकार हमेशा से संवाद पे विश्वास रखती है, और आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री लीडर्स, फिकी, एसोचैम, ये जितने भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे लगातार संवाद स्थापित किए जाते हैं। और आप देखेंगे कि स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया और जो मेक इन इंडिया है, इसके तहत जो है सरकार न्योता हमेशा देती रहती है विदेशी कंपनी की कि आप यहाँ पे आइए और आप अपना निवेश कीजिए। और आप देखेंगे कि तकरीबन 4-5 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंकिंग है वो कैसे जो है वो डेवलप हुआ है। तो इसके अनुसार आप ये भी देखेंगे कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनका जो रुख है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भारत के प्रति कितना बढ़ा है। आप देखेंगे कि हांगकांग, मॉरिशस और जापान जैसी कंपनियों से बहुत सारे निवेश जो है वो आ रहे हैं। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना व्यापार कम और मनमानी ज्यादा करता है। जब उसको किसी भी मार्केट में घुसना होता है तो बहुत ही लुभावने बातें करता है, और जब वो किसी मार्केट में एंट्री लेता है उसके बाद वो मनमानी करता है, डेटा ब्रीचिंग करता है, और उसके बाद देखेंगे डंपिंग करता है, प्राइस प्रेडेटरी प्राइस मॉडल, चाहे कैश बर्निंग मॉडल हो, उस तरीके से वो अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करता है और मार्केट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप दूसरे बिजनेस को देखेंगे जो हांगकांग, मॉरिशस एंड आप इधर साउथ एशियन रीजन में, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में देखेंगे जापान, कोरिया, इन देशों का बहुत ही एक बहुत ही इनकरेजिंग बिजनेस प्रैक्टिस होता है
हालांकि आप अभी देखेंगे कि जो ऑटोमोबाइल कंपनी जो जापान और कोरिया से आती है वो मेक इन इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। उनका कहना ये होता है कि ब्रांड सिर्फ हमारा होगा, वहां पे सारी चीजें जो वर्कफोर्स होंगे, जो मटेरियल होगा, जो कैपिटल होगा, वो सारी चीजें इंडिया की लगेगी। तो ऐसे क्या होता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो इंसेंटिव है वो भारत के लोगों के बीच में ही होता है। तो ये बहुत ही फायदेमंद बिजनेस मॉडल है जो इंडिया इस तरीके से बाहर के विदेशी कंपनी को अट्रैक्ट कर रही है। और आप देखेंगे कि 2020 के शुरुआत से ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी कंपनी जो है आनी शुरू हो गई थी। जी जी जी। जिस तरह से आप एक अध्यापक हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, नई शिक्षा नीति सरकार लेकर आई है कोरोना के बीच में, इसको जरूरत कहा जा रहा है, आज के समय की जरूरत कहा जा रहा है। नई शिक्षा नीति कितना प्रभावकारी है और इससे क्या बुनियादी सुधार होगा शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, 2-3 बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। पहला तो ये है कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिड नहीं है। अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है तो वो बच्चा म्यूजिक पढ़ सकता है। पहले क्या होता था कि अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो उसके लिए आपको मैथ्स के साथ पढ़ना पड़ेगा या कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट के साथ पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपको फिजिक्स के साथ थिएटर पढ़ना है तो आपको फिजिक्स के साथ थिएटर का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, आपको पीसीएम लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, क्रेडिट बैंक की जो सुविधा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए कि आपने 1 साल कोर्स किया, उसके बाद आपका उसमें मन नहीं लगा और आपने सोचा कि मैं दूसरा कोर्स जो है वो करूं। पहले क्या होता था कि आपका 1 साल बर्बाद हो जाता था और फिर से आपको अगले वर्ष किसी दूसरे कोर्स में जिसमें आपकी रुचि होती थी आपको उसमें दाखिला लेना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि 1 वर्ष पूर्ण करने के बाद आप उसमें डिग्री, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ले सकते हैं जो कि आपके टेस्टिमोनियल में, जो आपका एजुकेशनल पोर्टफोलियो होगा उसमें ऐड होगा और फिर आपका कोई भी चीज बर्बाद नहीं होगा। लेटरल एंट्री की सिस्टम है यहाँ पे, आप दूसरे तीसरे वर्ष में भी प्रवेश ले सकते हैं। और जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शुरुआती दौर से ही इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है एजुकेशन को टाई अप किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे कोडिंग है, डेटा साइंस है, इन सब जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको जो है आत्मसात किया जाएगा और बच्चे को बहुत प्राइमरी एज से, बहुत ही हाई स्कूल के 6-7 से ही उनको जो है ये सब सारी चीजें सिखाई जाएगी। और सिखाने के अलावा जो है उनको जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जो है उनको इंटर्नशिप भी कराया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उनके मन में जो उनकी रुचि है, जो वो बहुत सारी चीजों से एक्सपोज होंगे, तब उनको अपनी रुचि का पता चलेगा और फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में उनको जाना है। जैसे कोरोना के दौर में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था शुरू हुई थी, यहाँ पर वर्चुअल माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। इसमें बहुत तरह की समस्याएं आई, लोगों ने शिकायत की, किसी के पास मोबाइल नहीं था, किसी के पास मोबाइल था तो दूर दराज क्षेत्रों में उनके पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं था। तो ये आज के समय में जो वर्चुअल पढ़ाई शुरू हुआ है, इसमें कितनी संभावनाएं देखते हैं भविष्य में? इसको लेकर भविष्य में आप कितनी संभावनाएं? देखिए, जो वर्चुअल एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ये फिल इन द ब्लैंक का काम कर सकती है। इसको हम सब्स्टिट्यूट मॉडल नहीं मान सकते। ये कभी भी क्लासरूम एजुकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकती है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला तो ये है कि कभी भी जब हम लर्निंग की बात करते हैं, जब एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ डिग्री गैदर करना और अच्छे ग्रेड स्कोर करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि एक अच्छा कैरेक्टर बनाना, एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना, विजडम प्राप्त करना, जो कि मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन से संभव नहीं हो पाता। दूसरी बात यह है कि अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो अभी भी भारत में पर ईयर आप देखेंगे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा है कि जो स्मार्टफोन है उनकी जो बिक्री है वो बढ़ रही है, लेकिन अभी भी डेटा से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत है, अभी भी कनेक्टिविटी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसे में जो है ये बहुत असंभव सी बात लगती है कि ऑनलाइन एजुकेशन की संभावना, देखिए संभावना है, लेकिन अगर आप उसके आउटपुट की बात करें तो जो फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकल क्लासरूम एजुकेशन, जो फिजिकल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, उसको कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन करिकुलर एक्टिविटी जो है रिप्लेस नहीं कर सकती। यानी ये संपूर्ण विकल्प नहीं बन पाएगा, आपको एक्चुअल क्लास में आना ही होगा। अगर बिल्कुल अगर आप संपूर्ण विकास चाहते हैं, अगर समावेशी विकास चाहते हैं, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। जी। अब जब कोरोना की वैक्सीन आ रही है, ये साल जाते जाते कोरोना की वैक्सीन
भारत में भी अब उसका ट्रायल हो चुका है। अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत जल्द ही शुरू होगी। 2021 में शुरुआत से ही, ये जनवरी से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि फिर से वो बच्चे कब से कॉलेज आने लगेंगे, कब से पूरी तरह से वो ओपन क्लास बहाल होगी, इसमें कितना समय लगेगा अभी? देखिए, समस्या क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कॉलेजेस एंड स्कूल की है वो एकदम इंटैक्ट है। मतलब जितनी इंटेक है, जितनी कैपेसिटी है, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। और कई कई पे जगह पे तो आपको ये भी कहना है, मुझे ये भी कहना है कि कई जगह तो कैपेसिटी से कम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, एक साथ हर कॉलेज में 2,500 3,000 बच्चे होते हैं, स्कूल में उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो इसको मुझे लगता है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा प्रॉपरली पूरे पैन इंडिया में स्कूल कॉलेजेस नहीं खुल पाएंगे। हायर एजुकेशन में पीएचडी एंड जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं उनको सरकार ने खोलना स्टार्ट किया है, बहुत जगह पे खुलना भी स्टार्ट हुआ है। लेकिन मुझे लगता है पैन इंडिया जो है इसको 2-3 महीने का समय मुझे लगता है और देना होगा। यानी मार्च के बाद अगर हम कहें सीधे, मुझे लगता है कि अगले सेशन में ही जो 2021-22 का सेशन होगा उसमें ही पूर्ण रूप से जो है फिजिकल क्लासरूम को रिज्यूम किया जा सकता है। जी, वही सबसे अर्थव्यवस्था जब मंदी की ओर थी, माइनस में हमारी जीडीपी थी, उस समय एक सेक्टर ऐसा था जहां पर कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही थी, वो था कृषि क्षेत्र, जहां पर जीडीपी 4.1% थी। और वहीं तभी केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लाया और इसको लेकर तभी से ही किसान विरोध कर रहे थे। लेकिन आज विरोध का स्वरूप ज़्यादा प्रभावी हो गया है और वे दिल्ली की सीमाओं पर इस सर्द रात में, जबकि ये साल समापन की ओर जा रहा है, वे डटे हुए हैं। कहाँ क्या चूक हुई? सरकार क्या नहीं समझ पाई और किसान क्या नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, सरकार को एमएसपी पे भरोसा उनको देना पड़ेगा और उन्होंने वादा भी किया है कि एमएसपी पे हम लिखित गारंटी जो है। यहाँ मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आपने एमएसपी का जिक्र किया, लिखित में क्या वो एमएसपी फिक्स करने की बात कर रहे हैं? क्या सरकार लिखित आश्वासन देगी कि ये हम एमएसपी फिक्स कर रहे हैं? देखिए, एमएसपी कभी भी फिक्स नहीं किया जा सकता है। इसका एक इकोनॉमिक रीजन है, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ साथ रुपी डिप्रिशिएट होता है, इकोनॉमिक वैल्यू चेंज होती रहती है, तो इसको हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप जो भी होते हैं उसके साथ ही इसका रिवीजन बार बार होते रहता है। एक कमिटी होती है जो इसका रिवाइज इसको करती रहती है, एफसीआई के तत्वाधान में एफसीआई से कोलैबोरेट करके इसको करती रहती है। लिखित आश्वासन का मतलब ये है कि एमएसपी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। जब भी कोई खरीदारी प्राइवेट इकोसिस्टम में होगा तो उनको यह कहा जाएगा कि एमएसपी में इतना रेट है, एमएसपी से ऊपर ही जो है इस क्रय या विक्रय जो है वहीं से उसी प्राइस पे होना है। इस बात को हमको ये समझना चाहिए कि कृषि में एक बहुत जो बदलाव है उसकी जरूरत है। आप देखेंगे कि बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम तरीके के जो कृषि भूमि है वहां पे देखेंगे कि अपनी भूमि छोड़ करके लोग जो है लेबर का काम जो है हरियाणा और पंजाब जैसे जगहों पे करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री और सरकार कहती है कि डबल इनकम हमारे फार्मर्स का करना है, तो उसमें तो बिना बदलाव के नहीं होगा। स्टेटस को मेंटेन करके इस बदलाव को आत्मसात करना जो है बहुत असंभव है। सर, मैं आपको रोकूंगा। आपने बिहार का जिक्र किया, आप भी बिहार से आते हैं, मैं भी बिहार से हूं। आपने कहा कि जिनके पास वहां पर जमीन है वो भी मजदूरी करने के लिए पंजाब और अन्य राज्यों की ओर जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बिहार ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या घनत्व है। तो इस हिसाब से देखें कि वहाँ पर आबादी ज़्यादा है, और आबादी ज़्यादा है तो मजदूर वर्ग वहाँ पर ज़्यादा है, और मजदूर जो है वही बाहर जाता है। ना कि अगर किसी के पास भी ज़मीन है तो वो वहाँ पर खेती कर रहे हैं, ऑब्वियसली कि कुछ आमदनी उनकी ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन जिसके पास ज़मीन है वो तो पंजाब नहीं जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो बेहतरी के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि लैंड में पर हेक्टेयर जब उत्पाद बढ़ेगा तो उसका सेल भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई इकोसिस्टम भी मजबूत होगा। तो सरकार की ये मंशा है और ये जिस बिल का ये मंशा है कि इसको कैसे जो है धरातल पे लाया जाए और कैसे जो है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, कैसे जो है उसको सही कीमत पे मार्केट में दिया जाए, जो बिचौलिए हैं उनको बीच से हटाया जाए। तो इस मंशे से मैंने कहा कि जो लोग माइग्रेट करके खेतों में काम करने जाते हैं वो भी आत्मनिर्भर बने, वो भी प्रोड्यूस करे, और उनको भी अधिकार मिलना चाहिए कि उनको सही मूल्य पे उसको बेच सके और डायरेक्टली किसी को भी बेच सके। इसमें कोई भी मिडिल मैन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए।
पांचवें दौर की सरकार से आज बातचीत हो चुकी है और फिर से नए वर्ष में बातचीत का समय मुकर्रर हुआ है। अब क्या लगता है कि ये कितना और लंबा खींचने वाला है ये आंदोलन? देखिए, तीनों बिल को स्क्रैप करने की जो बात कही जा रही है, इसको हटाने की बात कही जा रही है, कहीं से वो सही नहीं है। मुझे लगता है सरकार इस पे जो है बात नहीं मानेगी और जो एमएसपी है उसको पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट रखना ज़्यादा जरूरी है। लीगल इंस्ट्रूमेंट इसको बनाने से कोई फायदा नहीं होगा और ये तो सरकार और किसान समूहों के संवाद पे डिपेंड करता है कि ये कितना लंबा जाएगा, लेकिन संवाद जो है इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से संवाद होते रहने चाहिए, तभी जाकर के कोई भी सॉल्यूशन जो है इसमें निकल करके आएगा। किसान समूह को भी ये समझना पड़ेगा कि किसान पूरे भारत देश में, जहाँ पे 29 राज्य और तकरीबन 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 2-3 स्टेट्स नहीं करते हैं। हम किसान समूहों को ये समझना चाहिए कि पूरे भारत देश के किसान भाइयों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए और बिल को स्क्रैप ना करते हुए, बिल को ना हटाते हुए, बिल में कुछ बदलाव के लिए सरकार से वार्तालाप स्थापित करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक आपने विरोध की बात कही है, छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो बाकी बहुत सारे राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चूंकि दिल्ली से सटा हुआ पंजाब और हरियाणा है, तो वे लोग दिल्ली की सीमाओं की ओर कूच कर गए हैं। वहीं अगर दूसरे राज्यों की दूरी बहुत ज़्यादा है दिल्ली से, तो वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अपने अपने जिलों में हमें इस तरह की खबरें आ रही है कि वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में 40% लोग जो हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जिसमें से उस प्राइमरी एक्टिविटी में 90% लोग जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। तो तकरीबन 30% लोग जो हैं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो आप बॉर्डर पे जो ये समूह देखते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कितना परसेंट है? आपको एक बात तो मैं बताना चाहूँगा कि ये मीडिया बंधुओं का भी ये इनका एक टास्क होना चाहिए कि किस तरीके से बिल का जो विश्लेषण है वो किसान भाइयों के बीच में उसको अच्छे रूप से साझा करें। सरकार को भी संवाद जो है निचले ब्लॉक स्तर पर, कस्बे स्तर तक, गांव के हर एक जिले में, हर एक कस्बे में, हर एक गांव के हर एक ब्लॉक में इस बिल का विश्लेषण जो है, चर्चा जो है हर तरीके से होना चाहिए। तब जाकर के आप अगर आप कोई विरोध या एप्रीहेंशंस हैं आपके, तो वो सरकार के पास स्थापित कीजिए। मुझे लगता है कि जो ये समूह आप देखते हैं, ये तकरीबन मुझे लगता है 2% भी रिप्रेजेंटेशन पूरे देश के किसान भाइयों का नहीं है। तो ऐसे में हम कैसे कहें कि ये जो एप्रीहेंशन है वो किसान भाइयों, पूरे भारत के किसान समूह के हित को सुनिश्चित करता है। चलिए, चुनी हुई सरकार है, इसने अगर कोई बिल लाया है तो इन्हें समय मिलना चाहिए। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रही है कि बिल बहुत जल्दबाजी में लाया गया, पहले इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए था। खैर, वो अलग विषय है। अब हम आते हैं WHO की जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बातें कही गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण ही अभी ट्रेनों की आवाजाही भारत में पूरी तरह से बंद है। लेकिन हमने देखा कि कोरोना के दौर में ही बिहार में चुनाव संपन्न हुए, जहाँ की एक रैलियों में लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ आती थी, लेकिन वहाँ पर कोरोना तो कुछ दिखा ही नहीं। और अभी जब बिहार का चुनाव भी बीत गया है और अब सब अनलॉक की प्रक्रिया भी बहुत फेजों में बीत चुकी है, तो ऐसे में अभी भी ट्रेन जो यातायात का एक प्रमुख साधन है उसकी सेवा बंद है। इस और आपको क्या लगता है कि सरकार की यहाँ पर दोहरी नीति है? हालांकि मैं मानता हूँ कि वो चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना, लेकिन फिर भी जिस तरह से अभी भी ट्रेनों की आवाजाही बंद है, इससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। देखिए, ट्रेन बंद है। ट्रेन जो है हमारी मूलभूत सुविधाओं का माध्यम है, उसको त्वरित रूप से जो है सुचारू रूप से उसको जो है चालित करना चाहिए। ट्रेन चलने चाहिए, जो भी उनकी समय सारणी थी उनके खिलाफ, उनके अनुसार जो है उसको चलाना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि बिहार में चुनाव के बीच में कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया गया, तो आप देखेंगे कि चुनाव का जो मौसम होता है वो बिहार जैसे प्रदेश में त्योहार के तरह जो है उसको मनाया जाता है, जहाँ पे खास करके जो नौजवान तबका है वो इस चुनावी रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि वो भूख प्यास और नींद सब कुछ भूल जाते हैं और सरकार के कौन एक नई सरकार बनेगी और क्या उसके लिए लेकर के आएगी, इसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो उसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग जो चीज है वो बहुत उनके लिए छोटी हो गई थी। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो यूटिलिटी है, गवर्नमेंट की यूटिलिटी है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है, और तो उसको जो है
चालू करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि जो कोविड-19 के जो प्रिकॉशंस हैं, WHO की जो गाइडलाइंस हैं, या जो भी हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस है, उसको मानते हुए जो भी यूटिलिटी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उसको चालू करने में कोई भी देर नहीं होनी चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द भी ट्रेन की सेवा बहाल हो। गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़पें हुई, इसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए और अमेरिकी एक मैगजीन ने दावा किया था कि 45 तकरीबन चीनी सैनिक मारे गए। हालांकि वो बात अलग है कि चीन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता है। 1962 में भी उसने स्वीकार नहीं किया था। तो भारत के इस प्रतिक्रिया को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारत देश का एक इतिहास रहा है कि कभी भी वो पहला आक्रमण कभी किसी पे नहीं किया, और जैसा हुआ है तो वैसे तो आक्रमण को सहा है, और जब एक आक्रमण सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है तब बैकफायर तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस गलवान वैली में अगर आप देखेंगे जो वारदात हुए हैं, उसमें आप देखेंगे जिस तरीके से बैकफायर प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया है, वो सिर्फ सैन्य स्तर पे नहीं किया है कि उन्होंने कहा कि हम डट के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, बल्कि आप आर्थिक मोर्चे पे भी देखेंगे तो बहुत सारे बिजनेसेस प्रैक्टिसेस को, बिजनेस एप्लीकेशंस को, जो एक यहाँ पे मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, जो डेटा ब्रीचिंग में इन्वॉल्व थे, अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, उनको बैन करने का काम किया, और 2 फेजेस में किया, जो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप इकोनॉमिकली कितने भी बड़े हों, अगर कोई भी चीज इंडिया की सोवरेनिटी को भंग करेगा तो वहां पे हम इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट भी हमारे लिए रेडी है, और जो डिफेंस इंस्ट्रूमेंट है वो तो रेडी है ही। और इसकी प्रशंसा पूरे विश्व में किया गया जिस तरीके से भारत ने बैकफायर किया, और ये बहुत ही जरूरी था, और ये संकेत था कि जो सहनशीलता की परीक्षा भी किसी भी देश को नहीं लेनी चाहिए। देखिए, जैसे भारत में टिकटॉक जैसे ऐप को बैन किया गया, तो बाद में ये यूरोपियन कंट्री में किया गया, यूएस ने भी किया गया। 2 फेजों में भारत ने 59 ऐप को बैन किया गया जो चीन से संबंधित था, और इसको एक तरह से भारत का डिजिटल स्ट्राइक कहा जा रहा था चीन पर। ये कितना प्रभावकारी है और इसको आप किस तरह से देखते हैं, भारत के इस डिजिटल स्ट्राइक को? देखिए, जो चाइना की जो कंपनी है वो मैंने पहले वार्ता में भी कहा है कि वो मनमानी करती है। जब उनको एंट्री करना होता है तो वो लुभावने वादे करते हैं, और जब उनको एंट्री मिल जाती है तो वो बिजनेस प्रैक्टिसेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। बाइट डांस जो कंपनी है, जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, या फिर जितनी भी कंपनी जो चाइनीज कंपनी थे, वो जो है डेटा ब्रीचिंग का काम करती है, डेटा कोलोनाइज करती है, और इसको बहुत मैल प्रैक्टिसेस करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, और जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं, जो चाइनीज इंस्ट्रूमेंट हैं, जो चाइनीज एप्लीकेशंस हैं, वही हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा, तब तक तो आप कभी भी आत्मनिर्भर भारत का जो कॉल है, जो वोकल फॉर लोकल का जो कॉल है, वो तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। हमको एक जगह जाने के लिए एक जगह तो छोड़ना पड़ेगा ना। इसके नजरिए से भी ये जो चाइनीज एप्स को बैन करना ये बहुत महत्वपूर्ण था। भारत में अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ट्रायल का अंतिम चरण लगभग समाप्त हो चुका है। भारत जैसे विशाल देशों में, बड़े देशों में, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कितना समय लगेगा, और जो तैयारियां की गई हैं उसमें कितना खर्च आएगा, और भारत उसके लिए कितना तैयार है? देखिए, खर्च के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन समय की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, टेक्नोलॉजी का हमको सहारा लेना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 की तरफ जा रहे हैं, तो और डेटा ट्रेसिंग करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, डुप्लीकेशन हो जाता है। जैसे आधार में आपने देखा कि आधार का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो उसमें बहुत सारी खामियां आई थी। तो सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हमको आत्मसात करना पड़ेगा, और कोलैबोरेशन में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके साथ एक अच्छा स्टेक होल्डर रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, और प्रायोरिटी बेसिस पे हमको इसको देना चाहिए। फर्स्ट ऑब्वियसली टू द हेल्थ वर्कर, देन टू द people who are in the category of senior citizen, and then to the youngster। तो इसके लिए एक मैपिंग, एक अच्छा इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को अगर आत्मसात किया गया और कोलैबोरेशन में काम किया गया तो 1 साल से 1.5 साल तक
हर व्यक्ति के घर में हर व्यक्ति तक कोरोना वैक्सीन पहुंच जाएगा। इसमें एक असमंजस की स्थिति है। बिहार चुनाव के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि अगर यहाँ पर हमारी सरकार बनती है तो हम सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन देंगे। जब वहाँ पर जो सरकार बनी और उसके बाद जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया कि सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। वहीं पर जब विरोध हुआ तो एक राज्य मंत्री ने सारंगी जी ने कहा कि पूरे देश को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन अभी तक ये स्थिति बहुत क्लियर नहीं है। भारत सरकार के कोई भी जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से ही या कैसे ऐसे ओहदे पर बैठे के व्यक्ति की तरफ से इस तरफ का कोई बयान नहीं आया है कि क्या लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी या वैक्सीन के बदले पैसे देने होंगे। इस बात को लेकर अगर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, मेरे पास कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बहस में समय जाया ना करके वैक्सीन पहले ग्राउंड पे लॉन्च होना चाहिए। कुछ लोग हमारे भारत में ऐसे हैं जो उस वैक्सीन को अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जो लोग नहीं कर सकते उनको मुफ्त देना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस बहस में ना उलझ करके हमको जो भी लोग हैं उनको साथ देना चाहिए कि कैसे वैक्सीन जो है वो लॉन्च हो और कैसे जो है आम आदमी तक वो पहुंचे। प्रश्नों की बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन हम समय की कमी के कारण वो सभी सवाल नहीं ले पाएंगे, लेकिन हमने कोशिश की है कि सभी पहलुओं को छुए। 2020 का आपका कोई ऐसा पल जो आपको याद हो, आप उसे शेयर करना चाहें हमारे साथ? देखिए, 2020 में शुरुआत से ही अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल फोरम पे भी आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी। आपको याद होगा तो कुछ ऐसी बिल्डिंग्स थी कुछ कंट्रीज में, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे साइक्लोन आ गया। तो कई पोस्ट भी उस पर लिखे गए कि जो शुरुआती दौर ही रहा वो 2020 का अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बाद जो है आप देखेंगे कि इंटरनेशनल डायस्पोरा में हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे वो थोड़े स्ट्रांग हुए, लेकिन मार्च से जो है ये चीज़ें थोड़ी खराब होनी शुरू हुई। तो कोई एक ऐसा पल तो मुझे याद नहीं आ रहा है, और लेकिन 2020 जो है एक अपने आप में एक पल है जिसको कभी भी भूला नहीं जा सकता। आपने जितना बहुमूल्य समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपको नववर्ष की, आने वाले नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी।